हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड इकोनॉमी को देखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम और आप दोनों मिलके झारखंड इकोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस क्लास में झारखंड इकोनॉमी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड का इकोनॉमी क्या है और झारखंड का इकोनॉमी जो है किस पर बेस्ड है। तो हम लोग धीरे धीरे करके क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और झारखंड के इकोनॉमी को समझने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में भी हम लोग झारखंड के इकोनॉमी को समझने का प्रयास करेंगे। और जहां तक इस क्लास की बात है, तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जेएसएससी सीजीएल का, पीजीटी का, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हालांकि जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी का सिलेबस थोड़ा और देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेपीएससी के सिलेबस में ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नहीं आता है। जेपीएससी का भी सिलेबस जब आप कवर करेंगे तो आपको यही सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जेपीएससी की तैयारी के लिए आपको थोड़ा डिटेल और जाना पड़ेगा, डीपली जो है स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ना आपको वही पड़ेगा जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास जेपीएससी, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी सीजीएल, झारखंड पीजीटी, झारखंड में आने वाला है झारखंड पुलिस, दरोगा, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे झारखंड के इंडस्ट्रीज के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग क्या बात किए थे, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे झारखंड के इंडस्ट्री के बारे में और झारखंड के इंडस्ट्री को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सब बातों के ऊपर हम लोग चर्चा जो है कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि झारखंड के इंडस्ट्री, झारखंड में जितने भी इंडस्ट्री है, जितने भी उद्योग हैं, उन सभी उद्योगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। झारखंड के सभी इंडस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड का मतलब है खनिज आधारित उद्योग। दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं फॉरेस्ट बेस्ड, यानी वन आधारित उद्योग। तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी कृषि आधारित उद्योग। तो झारखंड में जितनी भी इंडस्ट्री है, उन सभी इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड जो है वो किया गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, उनमें से झारखंड में सबसे ज्यादा डेवलप जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी खनिज आधारित उद्योग जो है झारखंड में सबसे ज्यादा डेवलप यही है। क्यों? क्योंकि झारखंड में खनिज की तो भरमार है। झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार में बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाई जाती है, इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करेंगे रत्नगर्भा की, तो रत्नगर्भा के नाम से छोटा नागपुर के पठार को जाना जाता है। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? जिसके गर्भ में, यानी जिसके पेट में रत्न हो, मिनरल्स हो, जिसके पेट में रत्न हो, मिनरल्स हो, उसे कहते हैं रत्नगर्भा। छोटा नागपुर के पठार के पेट में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स है, ये तो आप सभी जानते हैं। झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स जो है वो पाए जा रहे हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को रत्नगर्भा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग बात करेंगे किस चीज की, तो हम लोग बात करेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जो कि आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पे। तो हम लोग सबसे पहले मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को देखना शुरू किए थे फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा, हम लोग खनिज आधारित उद्योग के बारे में जानना शुरू किए थे। तो हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री को देखे थे। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इसमें हम लोग टिस्को और बोकारो स्टील प्लांट के बारे में देखे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम इंडस्ट्री को देखे, उसके बाद हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री
और कॉपर इंडस्ट्री। इन चार उद्योगों, इन चार इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात जो है वो कर चुके थे। अब तक हम लोग इन चार उद्योगों, इन चार इंडस्ट्री के बारे में देख चुके थे। बाकी वो बात करेंगे मिनरल बेस्ड पे। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, कोल वाशरी, ग्लास इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर, यानी इंजीनियरिंग उद्योग, कोयला धावन उद्योग, कांच उद्योग और उर्वरक उद्योग, ये चार उद्योग बचे हुए थे। तो इन चार उद्योग को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कहां से शुरू करेंगे? आज के क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग से हम लोग क्लास को आज जो है शुरू करने वाले हैं। ये पहले ही हम लोग चार देख चुके हैं। जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से आज जो है क्लास शुरू करने वाले हैं। अगर बात करें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की, तो इसमें एक फेमस नाम निकलकर सामने आता है। कौन सा नाम? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का। कहां पे है ये? रांची में है, आप सभी को पता होगा। HEC की बात करेंगे तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो रांची में है। ठीक है, और झारखंड का जो असेंबली है, झारखंड का जो विधानसभा है, वो भी HEC कैंपस में ही है। अगर झारखंड विधानसभा की बात करेंगे, हम लोग झारखंड पॉलिटी में देखे थे कि झारखंड विधानसभा कहां है? ध्रुवा में है। कूटेगांव, कूटेगांव कहां पे? ध्रुवा में। HEC कैंपस में ही है झारखंड का विधानसभा, झारखंड का असेंबली। तो HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, और ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आती है। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का, यानी HEC का। तो आप लोग HEC के बारे में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो HEC के बारे में जानते होंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं, चलिए आज हम लोग HEC के बारे में बात करने वाले हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की बात करेंगे, HEC की बात करेंगे, कहां पे है? रांची में है। ठीक है, रांची में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? HEC की। प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो HEC लॉस में चल रहा है। आप सभी को पता है HEC जो है लॉस में चल रहा है। ठीक है, खैर लॉस में चल रहा हो, लाभ में चल रहा हो, ये तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि HEC लॉस में चल रहा है या फिर लाभ में चल रहा है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि HEC की स्थापना कब की गई थी? 1958 में HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्थापना किया गया था। ठीक है, अब यहां पे रुकिए और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बात करते हैं। क्या हम लोग कल के क्लास में क्या देखे थे? कल के क्लास में हम लोग बात किए थे कि 1951 से 1951 से क्या शुरू हुआ था? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। ठीक है, 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। 1951 से लेकर 1956 तक 5 ईयर प्लान चला था। हालांकि ये जो पार्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो 5 ईयर प्लान है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। और हम लोग जो हमारा नया चैनल है SSC टाइम्स, उसमें इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करेंगे। कोई बात नहीं है, हम लोग आसानी से और एक एक पॉइंट्स को SSC टाइम्स के चैनल पे, हमारे नए चैनल पे इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करेंगे। और वहां पे हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे लिंक मिलेगा, आप उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले। नया चैनल है हमारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5 ईयर प्लान की, पंचवर्षीय योजना की। तो 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू होता है। 1956 तक पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहला पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक है, उसके बाद 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, जो कि 1961 तक चलता है। 5 साल, 1951 से 1956 पहला, 1956 से 1961 तक दूसरा। तो 1956 और 1961 कहीं ना कहीं इसी के बीच में आता है। 56 और 61 के बीच में ही कहीं पे 1958 आएगा।
हाँ 1958 आता है। तो कौन से 5 ईयर प्लान पे आ रहा है 1958? दूसरे 5 ईयर प्लान पे, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये 1958 जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो कि रांची में है, उसकी स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका स्थापना जो है किया गया था। आप आसानी से बता देंगे, क्यों? क्योंकि आपको 1958 जो है वो याद है, उसके बाद पंचवर्षीय योजना भी याद है, 1951 से शुरू हुआ था। तो दूसरी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये जो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, इसका निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका जो स्थापना है वो रूस और चेकोस्लोवाकिया के मदद से किया गया था, यानी इट वाज फाउंड विद द हेल्प ऑफ रसिया एंड चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, तो रूस और चेकोस्लोवाकिया इन दोनों के हेल्प से इसका जो स्थापना है वो किया गया था। ठीक है, अगर बात करेंगे कहां पे है ये, तो ये रांची के हटिया में है। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहां पे है? तो रांची के हटिया में ये स्थित है। ठीक है, इस कारखाने का उद्घाटन किया गया था किनके द्वारा? तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे 1958 में, तो उन्हीं के द्वारा 1958 में इसका निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और 1963 में इसका जो उद्घाटन है, इसका इनॉग्रेशन है, वो किनके द्वारा किया गया? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं के द्वारा 1963 में इसका उद्घाटन जो है किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्या क्या बात किए? इसकी स्थापना 1958 में किया गया था, इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान में किया गया था। चेकोस्लोवाकिया और रसिया यानी चेकोस्लोवाकिया और रूस के हेल्प से इसका जो स्थापना है किया गया था 1958 में। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था और ये रांची के हटिया में स्थित है। ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, यानी इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। अब आप बोलेंगे सर कारखानों का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? तो देखिए ये जो HEC है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, ये किसी भी दूसरे प्लांट का, दूसरे कारखाना का डिजाइन तैयार करने में सक्षम है। मान लेते हैं कि आप कोई कारखाना खोलना चाहते हैं या फिर आप कोई कारखाना खोल रहे हैं, तो आपके कारखाना का डिजाइन जो है HEC तैयार कर सकता है। HEC किसी भी कारखाने का डिजाइन तैयार करने में सक्षम है और आपके कारखाने के लिए उपकरण, आपके कारखाने के लिए जो भी उपकरण चाहिए उन उपकरण का निर्माण करने के लिए भी HEC सक्षम है। कई सारे कंपनी है जो HEC को उनके उपकरण का निर्माण करने के लिए ऑर्डर देती है। रेलवे भी अपने उपकरण को निर्माण करने के लिए HEC को ऑर्डर देती है, टाटा कंपनी देती है। बहुत सारी कंपनी है जो अपने उपकरण को निर्माण करने के लिए HEC को क्या करती है, HEC को ऑर्डर देती है और HEC उन सभी कंपनियों के लिए उनका उपकरण तैयार करता है, उनकी मशीन्स तैयार करता है। HEC क्या करता है? HEC बड़े बड़े कंपनियों के लिए, बड़े बड़े प्लांट के लिए मशीन तैयार करता है। तो ये जो है किसी भी कारखाने का, किसी भी प्लांट का, किसी भी फैक्ट्री का डिजाइन तैयार कर सकता है, उसके बड़े बड़े मशीन्स का निर्माण कर सकता है और इन सब काम करने के लिए HEC सक्षम है। तो इसीलिए HEC को फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज, कारखानों का कारखाना कहा जाता है। कारखाने क्या करते हैं? कारखाने कोई भी सामान को बनाते हैं, किसी भी सामान का निर्माण करते हैं और कारखानों का निर्माण जो है HEC कर सकता है, इसीलिए HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, अब HEC के 3 सब यूनिट भी है।
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के 3 जो है सब यूनिट है। पहला सब यूनिट है इसका हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, और हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है वो रसिया के द्वारा किया गया था, यानी रसिया के हेल्प से, रसिया के मदद से हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का स्थापना किया गया था, निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है, दूसरे सब यूनिट की बात करेंगे हेवी मशीन टूल्स प्लांट। हेवी मशीन टूल्स प्लांट की बात करेंगे, चेकोस्लोवाकिया के मदद से इसका जो निर्माण है वो किया गया है। फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट की बात करेंगे, चेकोस्लोवाकिया के मदद से इसका भी निर्माण किया गया है। तो आप देखेंगे इसके 3 सब यूनिट में रसिया और चेकोस्लोवाकिया का हाथ रहा है। और बात करेंगे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की, एचईसी की, तो इसके निर्माण में भी रसिया और चेकोस्लोवाकिया का हाथ रहा है। तो इनके सब यूनिट की बात करें, चाहे एचईसी की बात करेंगे, इसमें चेकोस्लोवाकिया और रूस का कहीं ना कहीं हाथ जो है रहा है, उन लोगों के मदद के द्वारा ही इसका जो निर्माण है वो किया गया है। तो यहां तक आई होप सो आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं, बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या किए, हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इन सबको कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सो कि आप जो है रेगुलर होंगे और आप इन सभी को कंप्लीट कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं कोल वासरी पे, कोल वासरी कोयला धुवन पे। ठीक है, तो कोल वासरी इंडस्ट्री, कोयला धुवन इंडस्ट्री। ठीक है, अब बात करेंगे कोल वासरी की। तो कोल वासरी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? कोल वासरी का मतलब क्या होता है? कोयले को धोया जाता है। कोयला धोने का मतलब है कि आप जो है एक बोरा कोयले लाएं, एक बोरा जो है कोयला लेके आए, कहां से? कहीं से खोद खाद के एक बोरा कोयला लेके आए। अब उस कोयले में मिट्टी, जम्स वाम्स, बहुत से चीजें होंगे, मिट्टी विट्टी लगा होगा। तो आपने कोयले को धोया तो कोयला प्योर हो गया, मिट्टी विट्टी सब हट गया, तो उसे ही कहते हैं कोल वासरी। यानी कोयले को यहाँ पे धोया जाता है, और कोयले में जितनी भी गंदगी होती है, जैसे कोयले में जिप्सम होता है, कोयले में आयरन के पार्ट भी होते हैं, कोयले में मिट्टी लगी हुई होती है, तो बहुत सारी चीजें जो कोयले में लगा हुआ रहता है, तो कोयले को यहाँ पे धोया जाता है और कोयले की गंदगी को साफ किया जाता है। इसे कहते हैं कोल वासरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो कोल वासरी का मतलब, कोयला धोवन का मतलब कोयले को धोया जाता है। तो यहां से कोयले से राख, मिट्टी, सेल, जिप्सम आदि को अलग किया जाता है। यानी कोयले को यहां पे क्या किया जाता है? कोयले को यहां पे धोया जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे करगाली कोल वासरी, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। करगाली कोल वासरी जो है, ये करगाली कोल वासरी पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये करगाली कोल वासरी है कहां पे? तो ये बोकारो जिले में है। करगाली कोल वासरी कहां पे है? तो ये बोकारो जिले में है। और ये जो कोल वासरी है पूरे एशिया का, पूरे इंडिया का नहीं, पूरे झारखंड का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी है, करगाली कोल वासरी। ठीक है, आगे देखेंगे भारत का प्रथम कोल वासरी जो है घाटो कोल वासरी। ठीक है, भारत का प्रथम कोल वासरी कहां पे? घाटो कोल वासरी। ठीक है, चलिए, तो कोल वासरी से क्या होता है? कोल वासरी से मेनली कोयले को धोया जाता है। बस आपको याद रखना है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी करगाली कोल वासरी कहां पे है? बोकारो में। यानी सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी बोकारो जिले में है। ये आपको बस याद रखना है। तो हम लोग ये चीजें कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ग्लास इंडस्ट्री के बारे में, कांच उद्योग के बारे में, ग्लास इंडस्ट्री। आइए ग्लास इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर है, तो सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्लास के बारे में बात करेंगे। तो फर्टिलाइजर बात करें, उर्वरक, उर्वरक उद्योग।
फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग। आइए बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, इंडियाज फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इंडियाज फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहां पे? सिंदरी। कहां पे है? धनबाद में। सिंदरी कहां पे? धनबाद में। और 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी अगर आपसे पूछा जाए सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था, तो सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री का जो स्थापना है वो 1951 में किया गया था। और ये भारत का पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, यानी उर्वरक कारखाना है, लेकिन ये अभी बंद है। इसको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि चालू जो है वो किया जाएगा, इसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है, तो ये अभी वर्तमान में बंद है। ठीक है, तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना धनबाद के सिंदरी में 1951 में इसकी स्थापना जो है वो किया गया। 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1950 में हमारा भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 में ही हमारा भारत का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 में हमारा भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हमारे भारतीय संविधान को बनने में। फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 1950 में हमारा भारत का संविधान लागू हुआ और 1951 में इस उर्वरक कारखाना को स्थापना किया गया। ठीक है, 1951 में। तो ये भारत का पहला उर्वरक कारखाना है। 1952 में इसका उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। कब किया गया? 1952 में। साथ ही साथ 1974 में इसे मॉडर्नाइजेशन किया गया। 1974 में इसका आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन किया गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं 1951 में इसकी स्थापना की गई। 1952 में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और 1974 में इसका मॉडर्नाइजेशन किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। यह कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। अब पूर्वी भारत का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। ये आप भारत देख रहे हैं, है ना? चलिए, ये भारत में हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत। इसे कहते हैं साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत। ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला हो गया साउथ इंडिया, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और यहां से भारत को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। कौन? तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो इसे कहते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया और इसे कहते हैं हम लोग वेस्ट इंडिया, यानी पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। ठीक है, अब पूर्वी भारत की बात आ रही है तो पूर्वी भारत में ये आते हैं, वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, आप देखिए ये जो एरिया है ये आता है पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी में है। तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना कहां पे है? सिंदरी में। और यही है, सिंदरी उर्वरक कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। यहां पे कौन से उर्वरक का उत्पादन होता है? अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया, नाइट्रेट, सल्फेट, अमोनिया, इन सब का उत्पादन जो है यहां पे होता है। किसमें? तो सिंदरी उर्वरक कारखाना में अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन जो है यहां पे होता है नहीं होता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान में ये बंद है। ठीक है, ये बंद हो गया है। तो हम लोग इसके बारे में समझ लिए कि भारत का पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री धनबाद के सिंदरी में 1951 में इसका स्थापना किया गया।
1952 में इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 1974 में इसे मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया, आधुनिकरण इसका जो है वो कर लिया गया। ठीक है, तो हम लोग इन सब को देख लिए हैं। अब हमारा बचा हुआ है ग्लास इंडस्ट्री, और आइए अब हम लोग ग्लास इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, कांच उद्योग के बारे में देखते हैं। हालांकि कांच उद्योग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा कांच उद्योग के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ग्लास इंडस्ट्री के बारे में, कांच उद्योग के बारे में, ग्लास उद्योग के बारे में हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। चलिए बात करेंगे ग्लास इंडस्ट्री की। तो ग्लास इंडस्ट्री जो है जापान के सहयोग से 1956 में भुरकुंडा, जो कि रामगढ़ में है, ठीक है, स्थापित किया गया था। तो ग्लास इंडस्ट्री की बात करेंगे, कांच उद्योग की बात करेंगे, जापान के सहयोग से 1956 में भुरकुंडा, जो कि रामगढ़ में है, वहां पे स्थापित किया गया था। ठीक है, जापान की कंपनी, कौन सी कंपनी? असाही, जापान की कंपनी असाही और भारत ने मिलकर इसका स्थापना किया गया था, इसीलिए इसे इंडो असाही के नाम से जाना जाता है। इंडो यानी इंडियन, असाही जापान की कंपनी थी, तो इंडो असाही के नाम से इसे जाना जाता है। भुरकुंडा के जो प्लांट है, जो इंडस्ट्री है ग्लास इंडस्ट्री, उसे इंडो असाही इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडो असाही इंडस्ट्री कहां पे है, तो ये रामगढ़ में है, रामगढ़ के भुरकुंडा में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडो असाही इंडस्ट्री, इंडो असाही उद्योग जो है, इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1956 में इसका स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। तो ये जितने भी मिनरल बेस्ड है, मिनरल बेस्ड को हम लोग कवर जो है वो कर चुके हैं, मिनरल बेस्ड को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपको आई होप सो कि मिनरल बेस्ड में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट बेस्ड पे। किस पे? वन आधारित उद्योग, फॉरेस्ट बेस्ड पे, जंगलों पे। तो फॉरेस्ट बेस्ड मतलब जंगल पर कौन कौन से चीजों का निर्माण जो है किया जाता है, जंगल पर आधारित कौन कौन से उद्योग है हमारे झारखंड में। फॉरेस्ट बेस्ड यानी जंगल आधारित उद्योग मतलब कि जंगल पर आधारित कौन कौन से उद्योग हमारे झारखंड में है। हालांकि यहां पे दिखाया गया है कि जंगलों से पेड़ की कटाई की जा रही है, लेकिन जंगलों से पेड़ की कटाई नहीं करना चाहिए। आज इतनी गर्मी बढ़ गई है, बारिश ढंग से हो नहीं रहा है। जब गर्मी दे रहा है तो गर्मी एकदम भरपूर दे रहा है, जब बरसात हो रही है तो जम के बरसात हो रही है, बाढ़ आ जा रहा है। जब ठंडी दे रही है तो ठंडी भी बहुत बहुत जोर से दे रही है, लोग ठंड से मर जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आज हम लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, पेड़ हम लोग लगाते नहीं हैं, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। अगर हमारा वातावरण अच्छा रहेगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लगातार हमारे और आपके द्वारा पेड़ की कटाई जो है वो की जा रही है और उसकी जगह पे हम लोग नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही, हमारा जो वातावरण है वो तो खराब होगा ही, क्लाइमेट तो चेंज होगा ही, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले फॉरेस्ट बेस्ड में सिल्क इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? यहां पे देखिए, फॉरेस्ट बेस्ड में सबसे पहले सिल्क इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले हम लोग सिल्क इंडस्ट्री यानी रेशम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट बेस्ड में हम लोग सिल्क इंडस्ट्री यानी रेशम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। और झारखंड जो है रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पूरे भारत का सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन जो है झारखंड में होता है। अभी अगर आप लोग सुबह देखिए, सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास है, और कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में आते हैं, थोड़ा बताएंगे। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में आते हैं? ऐसा क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि सुबह 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में आपको बताया गया था कि नरेंद्र मोदी जी जो है अभी अमेरिका के दौरे पर गए थे। अमेरिका के दौरे पर जब ये गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो जो बाइडेन के लिए ये झारखंड के तसर रेशम से बना एक कपड़ा
लेके गए थे उन्हें गिफ्ट दिए हैं। तो झारखंड के तसर रेशम से, झारखंड में जो तसर रेशम का उत्पादन होता है, उस तसर रेशम का एक कपड़ा बनाया गया और उस कपड़ा को जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्हें पीएम मोदी के द्वारा गिफ्ट दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड का तसर रेशम जो है कितना अच्छा होता है। झारखंड का तसर रेशम जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और रेशम में झारखंड तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रेशम उत्पादन में झारखंड जो है तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर बात करेंगे तसर रेशम की, तो कुल तसर रेशम का 70% झारखंड से ही उत्पादन किया जाता है। कुल तसर रेशम का 70% जो है झारखंड से ही उत्पादन किया जाता है। यानी भारत में अगर 100 किलो तसर रेशम का उत्पादन होता है तो उसमें से 75 किलो तसर रेशम का उत्पादन हमारे झारखंड में होता है। ठीक है, झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है सिंहभूम के क्षेत्र में और संथाल परगना, साथ ही साथ हजारीबाग में भी होता है। तो झारखंड में सिंहभूम के क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में और हजारीबाग के क्षेत्र में तसर रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो होता है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है? रांची के नगरी में है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड में सबसे ज्यादा तसर रेशम का उत्पादन होने के कारण केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है रांची के नगरी में है। 1964 में इसका जो स्थापना है वो किया गया था। तसर रेशम, तो देखिए आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जो है हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे और यहाँ पे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले हैं। ठीक है, और झारखंड के तसर रेशम से बना एक कपड़ा जो है पीएम मोदी के द्वारा राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्या किया गया है? तो गिफ्ट दिया गया है। ठीक है, झारक्राफ्ट की बात करेंगे, झारक्राफ्ट के बारे में भी देखेंगे। झारक्राफ्ट जो है झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन करती है और हाल ही में जेपीएससी का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में झारक्राफ्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? तो झारक्राफ्ट यानी झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, झारक्राफ्ट यानी झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और अगर बात करेंगे झारक्राफ्ट की तो 2006 में, कब? झारक्राफ्ट का स्थापना 2006 में किया गया था। हाल ही में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था उस जेपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुआ, कब किया गया था या फिर कब हुआ था? तो झारक्राफ्ट का जो स्थापना है 2006 में किया गया था। ठीक है, 2006 में। सिल्क की बात करेंगे तो झारखंड में 4 सिल्क पार्क भी हैं। 4 सिल्क पार्क स्थापित किया गया है रांची में, गिरिडीह में, देवघर में और सरायकेला खरसावा में। तो झारखंड में 4 सिल्क पार्क भी है। ठीक है, रांची, गिरिडीह, देवघर और सरायकेला खरसावा। तो आप झारखंड के चारों सिल्क पार्क को याद रखें। कहां कहां पे है? रांची में है, गिरिडीह में है, देवघर में है और सरायकेला खरसावा में है। ठीक है, चलिए अब हमारा सिल्क कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं तंबाकू उद्योग के बारे में, टोबैको इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो तंबाकू उद्योग, आप में से कोई ऐसा है क्या जो ऐसा करता हो? आप में से कोई ऐसा है क्या जो धुआं में, सॉरी, हवा में धुआं फेंकता हो? यहां से मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी की तरह किसी को धुआं फेंकने की आदत है? ऐसा कोई है आप में से कि धुआं कोई फेंकता हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग में से कोई ऐसा नहीं होगा जो धुआं फेंकता हो। आप लोग सब अच्छे हैं और पढ़ाई करते होंगे, लेकिन कुछ कुछ हो जाते हैं, निकल जाते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग की बात करेंगे तो झारखंड में तंबाकू उद्योग ज्यादा विकसित नहीं है, ज्यादा डेवलप नहीं है। झारखंड में तंबाकू उद्योग के नाम पर आपको बीड़ी उद्योग देखने को मिलेगा।
झारखंड में अगर तंबाकू उद्योग की बात करेंगे तो तंबाकू उद्योग के नाम पर बीड़ी उद्योग आपको देखने को मिलेगा। और झारखंड के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है सिगरेट पीने का, वो बीड़ी से अपना काम चलाते हैं। और झारखंड में बीड़ी बहुत फेमस भी है। ठीक है, तो एक आदमी जो है, एक किस्सा बताते हैं, आप किस्सा सुनिए। हुआ क्या था कि एक आदमी जो है बीड़ी पी रहा था ट्रेन में। ठीक है, मैं ट्रेन में एक बार सफर कर रहा था, बेसिकली मैं रांची जा रहा था। ठीक है, ट्रेन में मैं रांची जा रहा था। तो जब रांची जा रहा था तो मैंने ट्रेन में बैठा। ट्रेन में जब बैठ गया तो ट्रेन में होते हैं ना और भी लोग होते हैं, तो एक आदमी जो है ऐसा कर रहा था, बीड़ी फूंक रहा था। तो मैंने उनको कहा कि अंकल, अगर आपको बीड़ी पीना है तो आप साइड में जाके पी लीजिए, क्योंकि आपके इस धुएं से हम सबको दिक्कत हो रहा है। मेरे को तो दिक्कत हो ही रहा है, ये तो मैं साफ साफ कह रहा हूं कि मेरे को दिक्कत हो रहा है, लेकिन मेरे साथ जो आसपास के लोग हैं वो उनको भी दिक्कत हो रहा है। तो आप सबको दिक्कत ना दे, आप जो है साइड में जाएं, साइड में जाके बीड़ी पी लें। जब आपका बीड़ी खत्म हो जाएगा तब आप आके अपने सीट में बैठ जाएं, क्योंकि आप तो बीड़ी पी रहे हैं, लेकिन आपके बीड़ी पीने के चक्कर में हम सबको दिक्कत हो रहा है। तो बोला है कि नहीं जाएंगे, हम यहीं पे पिएंगे, टिकट का पैसा दिए। हम बोले ठीक है, पीजिए। अब हम उससे जबरदस्ती थोड़ी, मारपीट, आपसे झगड़ा थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो मैंने उनको फिर कहा कि अंकल, बीड़ी पीना जो है सही बात नहीं है, बीड़ी पीने से कैंसर होता है। तो उन्होंने कहा कहाँ लिखा है? बीड़ी का आप बंडल देखेंगे तो बीड़ी तो खुले में आता है, सिगरेट का पैकेट आता है उसमें लिखा रहता है, बीड़ी तो खुले में आता है। हम लोग देखेंगे अभी बीड़ी खुले में कैसे आता है। तो उन्होंने कहा कहाँ है? बीड़ी में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कैंसर होता है कि क्या होता है, इसीलिए बीड़ी पीते हैं। सिगरेट में लिखा हुआ आता है कि कैंसर होता है, इसलिए सिगरेट नहीं पीते हैं। ठीक है, तो अजीब अजीब लोगों का अजीब अजीब कहना भी है। ठीक है, तो झारखंड में तंबाकू उद्योग के नाम पर बीड़ी उद्योग आपको देखने को मिलेगा। केंदुपत्ता से बीड़ी का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो झारखंड में तंबाकू उद्योग के रूप में बीड़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तंबाकू उद्योग के रूप में बीड़ी का उत्पादन जो है झारखंड में किया जाता है। अजीब अजीब लोग हैं। बीड़ी का निर्माण केंदुपत्ता से, ठीक है, बीड़ी का जो निर्माण है वो केंदुपत्ता से किया जाता है। और ज्यादातर झारखंड में बीड़ी का निर्माण सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर, संथाल परगना और पश्चिमी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा। कहां कहां? सरायकेला खरसावां में आपको देखने को मिलेगा, जमशेदपुर में आपको देखने को मिलेगा, संथाल परगना के क्षेत्रों में आपको बीड़ी निर्माण देखने को मिलेगा, बीड़ी का उद्योग जो है देखने को मिलेगा, साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम मिलेगा। और अगर सबसे ज्यादा बीड़ी का उत्पादन की बात करेंगे तो पाकुड़ जिले में, जो कि संथाल परगना का ही पार्ट है। तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा बीड़ी का जो उत्पादन है या फिर बीड़ी इंडस्ट्री है, बीड़ी उद्योग है, वो पाकुड़ जिले में है। सबसे ज्यादा बीड़ी उद्योग कहां पे है झारखंड में? तो पाकुड़ जिले में सबसे ज्यादा बीड़ी उद्योग है और बीड़ी का उत्पादन होता है। देखिए, ये बात कर रहे थे, बीड़ी कुछ इस प्रकार से आता है, इसका कोई पैकेट तो होता नहीं है। तो वही कह रहा था कि कहां लिखा हुआ है, केंदुपत्ता से इसका निर्माण होता है। और मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों को, तंबाकू, ठीक है, अरे तंबाकू पीने की जगह, गुटखा खाने की जगह मिठाई खाइए ना। आप भी खाइए, अपने घर में भी लेके जाइए। 20 रुपए का, 50 रुपए का आप तंबाकू ले रहे हैं, 50 रुपए का मिठाई ले लीजिए, घर में जाइए, आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, है कि नहीं? क्यों झमेला करना है इतना? खैर छोड़िए। तो तंबाकू उद्योग के बारे में देख लिए आप लोग, इसको भी याद रखेंगे। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर बात करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो 31 मई को मनाया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। और इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप जो है तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, तंबाकू का इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि लोगों को यह समझ में आता नहीं है और लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी ट्राई करें, किसी एक को अगर आपने तंबाकू छुड़वा दिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को भी अगर आपके कहने पर तंबाकू उसने छोड़ दिया, किसी एक व्यक्ति को भी आपने तंबाकू छुड़वा दिया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपने एक जिंदगी बचा ली।
जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो सिल्क इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देख चुके हैं, टोबैको इंडस्ट्री के बारे में देख चुके हैं। अब देखते हैं लैक यानी लाह उद्योग या फिर लाख उद्योग के नाम से भी इसे जाना जाता है। लैक इंडस्ट्री की बात करेंगे, लैक उद्योग की बात करेंगे, तो लैक इंडस्ट्री को लाह उद्योग या फिर लाख उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो लैक इंडस्ट्री, लाह उद्योग या फिर लाख उद्योग, और झारखंड में इसको ज्यादातर जो झारखंड में लैक है, लाख है या फिर लाह है, इसको निर्यात करते हैं। झारखंड में ज्यादातर जो उत्पादन होता है लैक का, उसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। झारखंड में वैसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लैक का इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि झारखंड के कुछ क्षेत्रों में लैक से चूड़ियां वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन झारखंड में ये उद्योग ज्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है लाह या फिर लाख। ठीक है, और पेड़ों पर इसका जो कृषि है वो किया जाता है, पेड़ों पर ये लगता है। पेड़ की टहनियों को काट कर ले आते हैं और उसके बाद हाथ से इन्हें छुड़ाया जाता है। उसके बाद इनका इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है। लैक या फिर लाख का चूड़ियां वगैरह जो है इससे बनाई जाती है। ठीक है, तो झारखंड में ये ज्यादा विकसित नहीं है। लाख उद्योग की बात करेंगे, लाख उद्योग झारखंड में ज्यादा विकसित नहीं है। तो भारत में लाख का उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन झारखंड में होता है। देश का 60% जो है लाख या फिर लाह का उत्पादन यानी लैक का जो उत्पादन है झारखंड में सबसे ज्यादा होता है। पूरे भारत का 60% जो लैक है वो झारखंड से ही उत्पादित किया जाता है। पूरे भारत का 60% लैक जो है झारखंड से ही उत्पादित किया जाता है। ठीक है, 60% कितना परसेंट? 60% लैक का उत्पादन झारखंड में ही होता है। झारखंड में सबसे ज्यादा खूंटी जिले में, पालामू प्रमंडल में। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कहा गया है, समझिए, चीज समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा क्या, तो लाह या फिर लाख का उत्पादन होता है, तो वो क्या होगा? खूंटी होगा। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा किस जिले में लाह या फिर लाख का उत्पादन होता है, तो खूंटी में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे झारखंड में कौन से प्रमंडल में, कौन से डिवीजन में, यहां पे आप देखेंगे प्रमंडल, तो पूरे झारखंड में कौन से प्रमंडल में, कौन से डिवीजन में लैक यानी लाह का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर होगा पालामू। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जिला, तो जिला होगा खूंटी। अगर प्रमंडल तो पालामू प्रमंडल। हालांकि पालामू जिला भी है लेकिन पालामू प्रमंडल है। पालामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले, पालामू, लातेहार और गढ़वा। गढ़वा, पालामू, लातेहार, ये 3 जिले आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किस जिले में? खूंटी में। ठीक है, तो देखिए पालामू प्रमंडल में डिवीजन के रूप में सबसे ज्यादा, और यहां पे है खूंटी, खूंटी जिले में जिले के रूप में सबसे ज्यादा। ठीक है, पालामू प्रमंडल में प्रमंडल के रूप में सबसे ज्यादा और खूंटी जिले में जिले के रूप में सबसे ज्यादा लाह या फिर लाख का उत्पादन जो है वो किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन्स एंड गम्स कहां पे है? रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, ठीक है, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहां पे है? रांची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स कहां पे है? रांची में है। याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहां पे है, तो झारखंड के रांची जिले में है। ठीक है, झारखंड के रांची जिले में है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा इकोनॉमी का क्लास। और आज के इकोनॉमी के क्लास में हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को देख चुके हैं। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड वन आधारित उद्योग को भी कवर कर लिए हैं। बस हमारा एक बचा हुआ एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कृषि आधारित, उसको भी हम लोग कल के क्लास में कवर कर लेंगे। तो अब आप लोग बताएंगे ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और बार बार आपको कह रहे हैं
कि आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस क्लास को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले भी कई क्लासेस हुए हैं, उन क्लासेस को भी आप लोग देख लें अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और हमारा जो नया चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।